हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो फिर चलिए चलते हैं। ये जो हम लोग 6 क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो पढ़ रहे थे वो था चैप्टर 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक पुरस्थल तक पढ़ लिए थे। जिसमें देखिए पुरस्थल के स्थान को कहते हैं, पुरस्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों को काम करने के लिए किया जाता था, बाद में उन्हें वहीं छोड़े गए थे। जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर, कभी कभी समुद्र के अंदर, नदी के तल में भी पाए गए हैं। मतलब कि बताया गया पूरा स्थल। यहाँ पर औजार, बर्तन, मतलब उस टाइम के जितने भी लोग थे वो औजार का प्रयोग करते थे, बर्तन का प्रयोग करते थे। लेकिन वो चीज़ जब हमारी सभ्यता समाप्त हुई थी तो ऐसे ही तो समाप्त नहीं हुई थी, किसी न किसी कारणवश हमारी सभ्यता समाप्त हुई थी। ठीक है, तो जब कारणवश हमारी सभ्यता समाप्त हुई थी तो फिर उनकी जो वस्तुएं थी वो ऐसी की वैसी कहीं मिट्टी के अंदर, पानी में, समुद्र में, ऐसे ही उन्हीं में समा गई। तो जब हम लोग जब कहीं किसी चीज़ का निर्माण करते, जब वहाँ पर उत्खनन कराया जाता है तो जब एक छोटी सी चीज़ वस्तु मिलती है तो कहते हैं हाँ कुछ वहाँ पर मिला है, कुछ अनोखा, कुछ अड़भंगा सा। ठीक है, तो जब कुछ अनोखा सा मिलता है, जैसे उस टाइम के लोगों को पता नहीं रहता क्या है, तो फिर उसके बाद जब पुरातत्वविद लोग उनको जानकारी प्राप्त होती तो वो लोग उत्खनन कराना शुरू करते। तो ऐसे ही उत्खनन से हमारी हड़प्पा सभ्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ऐसे ही सभ्यता के बारे में पता चलता है। चलिए देखते हैं आग की खोज क्या है। आग की खोज, आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफाएं ढूंढो। ठीक है, मानचित्र 2 में आप लोगों को कुरनूल गुफा ढूंढनी है, तो चलिए मानचित्र में हम लोग देख चलते हैं। तो इसमें कुरनूल गुफाएं ये है। ठीक है, ये हमारा साउथ में है कुरनूल गुफा। कहाँ पर? दक्षिण में है, दक्षिण में है कुरनूल गुफा। कहाँ पर है दोस्तों? दक्षिण में कुरनूल गुफा है। इसमें आग की खोज के बारे में बताए कुरनूल गुफा। चलिए देखते हैं। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, वहाँ राख के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, कुरनूल गुफा में राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। ठीक है, जैसे आग का आविष्कार पत्थर से घर्षण करने से हुआ था। तो जब आग का आविष्कार किया गया था दोस्तों तो उसका उपयोग जब धीरे धीरे मतलब कि वहाँ पर जैसे मानव का जब विकास होने लगा हमारे मतलब पास्ट में, तो फिर उन्होंने आग का यूज़ करना सीखा। ठीक है, आग कैसे यूज़ की जाती है उसके बारे में उन लोगों ने सीखा। इसमें पूछा आज हम लोग आग का उपयोग किस लिए करते हैं? बहुत चीज़ों के लिए करते हैं, ये तो कॉमन सी बात है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों में उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल में पूरा पाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। 2 शब्दों में पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर, मतलब कि पुराने पत्थर। पाषाण, पूरा पाषाण काल मतलब पुराने पत्थर से बना हुआ है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त औजारों, पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले, 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल के लोग 3 भागों में विभाजित किए गए हैं: आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। ठीक है, तो कितने? आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटती है। कितनी? मानव इतिहास में हम लोग का जितना पास्ट था, ठीक है, जितना पास्ट था उसकी 99% की घटना इसी टाइम पीरियड में घटती है।
जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। मेसोलिथिक, मध्य पाषाण युग, ये आप लोगों को याद रखना। मेसोलिथिक क्या है? मध्य पाषाण युग। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। कितना? 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। के इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। ठीक है, जैसे जब पूरा पाषाण काल में हम देखते हैं तो वहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थर के औजार होते थे, मतलब जानवरों को बड़े पत्थर से मारकर घायल किया जाता था। ठीक है, तो लेकिन इस काल में लेकिन मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथिक लघु पाषाण माइक्रोलिथिक मतलब जो पत्थर छोटे हो गए, इसीलिए इसे माइक्रोलिथिक और लघु पाषाण कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए इसको लघु पाषाण कहा गया है। प्रायः इन औजारों की हड्डियां या लाठी या हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियों आदि जैसे औजार मिलते थे माइक्रोलिथेज में। ठीक है, तो माइक्रोलिथेज में क्या औजारों में हड्डियां और लकड़ियों के मुट्ठ लगे हंसियों मिलते, जो प्रेजेंट टाइम में भी हंसिया गांव में आप लोग अगर होंगे तो आप लोग हंसिया जानते होंगे। अगर आप जानते हैं हंसिया क्या होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग भी औजार इसी के दौरान बनाए जाते रहे हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होती थी। इसे नवपाषाण युग कहा जाता था। ठीक है, नवपाषाण युग का मतलब क्या होता है होता होगा? चलिए आगे देखते हैं। नवपाषाण युग का मतलब क्या होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में मतलब बताया गया है कि हमने कुछ स्थानों के नाम दिए, जिसको हम अगले अध्याय में इसकी मतलब की विस्तृत जानकारी विस्तार में हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बदलती जलवायु क्या है? लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्र घास वाले मैदान बनने लगे। मतलब जलवायु का मतलब ये है जैसे कि जहाँ अगर ठंड हो रही है तो वहाँ पर उसकी कृषि वगैरह मतलब कि वहाँ पर वन व्यवस्था अलग होगी, लेकिन जहाँ पर गर्मी हो रही उसकी वन व्यवस्था अलग होगी। इसमें बताया गया है ना कि जब जलवायु में बदलाव हुए तो इसकी मतलब घास के मैदान ज्यादा बनने लगे। उसकी जैसे जब दलदली मिट्टी होने के बाद थोड़ी सी सूखी हो गई, ड्राई हो गई जमीन, तो वहाँ पे घास के मैदान बनने लगे। ठीक है, इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी जैसे गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ गई और जिसे खाकर हम जिंदा रह सकते थे। ठीक है, जैसे जब घास की संख्या बढ़ी तो उस टाइम के जो जानवर थे जैसे बारहसिंघा, बकरी, भेड़, बकरी, गाय आदि, ये लोग घास पर ही तो जीवित रहते हैं। तो जब ये लोग घास खाने लगे तो इनका पालन मतलब कि इनकी संख्या और भी ज्यादा जब इनकी संख्या बढ़ने लगी तो वहाँ के लोग इन्हीं का शिकार करके अपना जीवन यापन करने लगे। ओके फ्रेंड्स, जो लोग इन जानवरों के शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। ठीक है, जो इनके जानवरों से जिन लोगों का जीवन यापन होता था वो इन लोगों के बारे में रिसर्च करने लगे, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, मतलब तो इनकी जनसंख्या इसी से तो बढ़ेगी। जब ये लोग खाएंगे पिएंगे तभी तो इन लोगों की जानवरों की संख्या बढ़ेगी और तभी वहाँ के मानव लोग भी अपना जीवन यापन कर सकेंगे। ठीक है, तो इनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालन करने की सोचने लगे। इसी साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ठीक है, मतलब कि जब इन लोगों को देखा गया
जब इन लोगों का ये देखा गया तो इनका रहन सहन जब इन लोगों को समझ में आ गया तो इन लोगों ने सोचा कहीं क्यों ना हम इनको पालतू बनाएं। ठीक है, इनको पालतू बनाने के बाद जैसे हम इनको पालतू बनाएंगे तो फिर हम लोग ज़्यादा हमारे उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट आएगा। इन लोगों के बाद इन लोगों ने ये सोचा था। ठीक है, चलिए देखते हैं कृषि की शुरुआत क्या है। खेती और पशुपालन की शुरुआत। ठीक है, ये हेडिंग है खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी के दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगाने लगे थे। कहाँ कौन कौन सी? गेहूं और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगाने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों इन अनाजों का भोजन करने के लिए बटोरना इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू किया होगा। ठीक है, उसी टाइम मतलब कि बताया गया है कि वहाँ के इलाके के लोग भोजन के लिए गेहूं, धान जैसे प्राकृतिक रूप से उगाने लगे थे। ओके, जब प्राकृतिक रूप से उगाने लगे तो उन्होंने मांस उनको क्या मिल जाता था? उन्हें मांस मिल जाता था और जो प्राकृतिक रूप से फल फ्रूट्स रहते थे वो मिल जाते थे और उनके द्वारा उगाए गए गेहूं, धान, जौ इन सबको भी वो लोग खाकर जिंदा रहने लगे। साथ ही ये यह भी सीखे होंगे कि लोग अनाज कहाँ उगाते हैं, कब पकाकर तैयार होता है। ऐसा करते करते लोग अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया था। ठीक है, उन्होंने खुद अनाज पैदा करना सीख लिया था। इस प्रकार धीरे धीरे कृषक भी बन गए थे। जब उन्होंने अनाज पैदा करना सीख लिया था उसी तरह वो धीरे धीरे कृषक भी बन गए होंगे। इसी तरह के लोग अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करके पालतू बनाया होगा। ठीक है, जब उन्होंने कृषि मतलब जब वो जान गए थे कृषि मतलब कि जानवरों को कैसे लालच देना है, कैसे वो आएंगे, तो वो अपने आसपास चारा रखकर कृषि को मतलब जानवरों को पकड़कर बनाते थे। जैसे उस टाइम के बैल को खेत जोतने के लिए लगाया जाता था। ठीक है, ये सब परंपरा हमारे पास्ट की ही है। यहाँ कुत्ते को जंगली पूर्वज था। कुत्ते जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को भी घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते और ज्यादातर घास खाते। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमणों से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इसी तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। ठीक है, तो इसीलिए जैसे जी जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे और वो जो जानवर रहते थे वो और अन्य किसी आक्रमणी जानवरों से सुरक्षा भी करते, जैसे कि कुत्ता हो गया और उस टाइम के जो जंगली जानवर रहते थे उन सबसे ये लोग रखवाली भी करते थे जो पालतू जानवर थे। ठीक है, इसीलिए इन्होंने पालतू जानवर बनाने को सोचा होगा। ओके, तो इसमें दिया गया है क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को पालतू क्यों बनाया गया था? क्योंकि कुत्ता वफादार होता है ना, यही बोलेंगे ना आप लोग। कुत्ता क्या होता है? वफादार होता है, इसीलिए इसको कुत्ते को पालतू बनाया गया। अब लोग यहाँ से जो हमारा बचेगा थोड़ा बहुत चैप्टर वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं बचा है, तो हम लोग देखिए ये घड़ा दिया गया है। ठीक है, ये मटका दिया गया, ये पत्थर कितने छोटे हैं इस समय। ये इन्हीं पत्थरों के से ये लोग अनाज उगाते थे, सॉरी शिकार वगैरह करते थे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा हमारी वीडियो पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोग। और ये हमारा था पार्ट 2 चैप्टर 2 का पार्ट 2। अब इसके बाद पार्ट 3 में हमारा चैप्टर 2 समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए